हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देवनागरी लिपि के विकास के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। लिखित ध्वनि संकेतों को ही वास्तव में हम लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। यदि अंग्रेजी को देखें तो वह रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत में दो प्राचीन लिपियां रही हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इनमें से जो ब्राह्मी लिपि रही है उसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, नेपाली भाषाओं को लिखने में होता है। आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है इस तरह का प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का समुचित विकास कब हुआ? जब हम इस बात को देखते हैं तो 8वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि का विकास प्रारंभ हो गया था। गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की यही लिपि रही थी। ब्राह्मी लिपि के कई क्षेत्रीय रूपांतरण भी थे। इनमें से एक रूपांतरण उत्तरी शाखा के रूप में था जिसे नागरी कहा गया। इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा मत भी है कि यह गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि थी तथा इसके अक्षर तांत्रिक चिन्ह देवनागर के अनुरूप चौकोर हैं, इसलिए इसे देवनागरी कहते हैं। किंतु यह मत अधिक मान्य नहीं है, पुष्ट भी नहीं है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी का प्रयोग जब देवभाषा संस्कृत में होने लगा तो इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा था। इसमें जो सुधार और संशोधन हुए हैं हम यहाँ उनके विषय में भी चर्चा करते हैं। वही इसका विकास भी है। एक तरह से समय समय पर जो प्रयास हुए वे प्रयास इस प्रकार है। सर्वप्रथम बम्बई राज्य के महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति गठित की थी। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे में लिपि सुधार योजना बनाई गई थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1904 में लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की थी। तिलक टाइप की रचना भी उन्होंने 1926 में की थी। तदुपरांत वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव ने लिपि में सुधार एवं संशोधन के प्रयास किए थे। काका कालेलकर ने अ की बारखड़ी का सुझाव देकर स्वर ध्वनियों की संख्या कम की थी। उन्होंने अ पे ही मात्राएं लगाने की बात की थी। इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव आया जो इस प्रकार था कि पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग ही किया जाए। श्रीनिवास दास जी ने सुझाव दिया था कि इस लिपि से महाप्राण ध्वनियां निकाल दी जाए और उनके स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर काम चला लिया जाए। 5 अक्टूबर 1941 ईस्वी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हुआ था जिसमें लिपि सुधार समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने, छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने और कुछ बातें और कही गई थी। जैसे उन्होंने प को लिखने के लिए प और र लगाया था, श को श और र के रूप में लिखने की बात कही थी। सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की थी और इसने कुछ सुझाव दिए थे कि अ की बारखड़ी जो है वह भ्रामक है। दूसरा इनका सुझाव था मात्राएं यथास्थान रहे किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। इसी तरह अनुस्वार एवं पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र शून्य का ही प्रयोग करने की बात इन्होंने कहा था और कहा था द्विविध 2 तरह से जो लिखे जाने वाले अक्षर हैं उनमें से केवल एक को ही इन्होंने मान्य किया था और संयुक्त वर्णों में शत्रज्ञ के वर्णमाला में इन्होंने स्थान देने की बात की थी।
इन सुझावों को थोड़ा बहुत हेर फेर के साथ मान लिया गया था। सन 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें सुझाव दिया गया था कि ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए और ख, ध, भ, छ को भी उन्होंने एक प्रकार से लिखने के लिए कहा था। लिपि सुधार के लिए समय समय पर सुझाव दिए जाते रहे हैं और ये प्रक्रिया चलती रही है। देवनागरी लिपि में अंग्रेजी की ओ ध्वनि भी स्वीकार कर ली गई है। फारसी की ख, क, ख, फ, ग, ज ये ध्वनियाँ भी यहाँ पर स्वीकार कर ली गई हैं। हमने देवनागरी लिपि के कुल वर्णों की संख्या अपने पिछले एक वीडियो में भी देखी थी। हम यहाँ पर उसको थोड़ा पुनः देखने का प्रयास करते हैं। जो वर्ण विभाजन किया गया है वो कुल वर्ण 52 वर्ण हो गए हैं। स्वर हैं वह 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। एक अनुस्वार है जो बिंदी के रूप में लगता है, एक विसर्ग है जो दो बिंदी के रूप में लगता है, और जो व्यंजन है उसमें कंठ व्यंजन 5 है। क वर्ग उसमें आ जाता है। तालव्य व्यंजन च वर्ग उसके अंतर्गत आ जाता है, इसमें भी 5 है। मूर्धन्य वर्ण जो ट वर्ग के रूप में माना गया है, इसमें 5 वर्ण हैं। दंत्य वर्ण जो त वर्ग के रूप में आता है वह भी 5 है, और ओष्ठ प वर्ग जो भी 5 वर्णों को लिए हुए हैं। इस तरह कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ इनसे मिलाकर 25 वर्ण हो जाते हैं। क के क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म ये 25 वर्ण कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के रूप में 5 वर्गों के रूप में हैं। अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व 4 वर्ण है। ऊष्म वर्ण है श, श, स, ह 4 वर्ण है। संयुक्त व्यंजन है क्षत्रज्ञ और श्री वाला श 4 वर्ण ये है। द्विगुण व्यंजन है ड और ड़ और ड। इस तरह से 2 वर्ण कुल मिलाकर 39 व्यंजन हो जाते हैं। एक विसर्ग, एक अनुस्वार और 11 स्वर। इस तरह से कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। अब बात आती है स्वर किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनमें उच्चारण करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। देवनागरी लिपि वास्तव में ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक या वर्णनात्मक लिपि है। यह अपने आप में समग्र है। ये हम विशेषताओं के रूप में देख सकते हैं इसकी कि देवनागरी लिपि है वह ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक या वर्णनात्मक लिपि है। यह अपने आप में समग्रता को लिए हुए है। देवनागरी लिपि में समग्र ध्वनियों को अंकित करने की अपनी क्षमता है, जबकि रोमन लिपि में इस तरह की क्षमता नहीं है। इसमें उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। यहाँ जो लिखा जाता है वही ही बोला भी जाता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में सामने आता है और इसे वैज्ञानिक बनाता है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक नियत चिन्ह है, जबकि रोमन में हम देखते हैं तो इस तरह की स्थिति नहीं है। देवनागरी में क ध्वनि को लिखने के लिए केवल एक वर्ण है क, जबकि रोमन में देखा जाए तो क को कई तरह से लिखा जाता है। टिकेट में किंग में KING हो जाता है, क्यून में क्यू आ जाता है, केमिस्ट्री में CH आ जाता है। तो नियतता भी एक विशेषता के रूप में इसके सामने आती है। निश्चितता को भी इसकी एक विशेषता के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक वर्ण
का निश्चित उच्चारण है। ये उच्चारण सदैव एक सा ही रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है। ये इसकी एक बड़ी विशेषता है। स्पष्टता को भी इसकी एक विशेषता के रूप में देखा जाता है, जो इसे वैज्ञानिक बनाती है। दो वर्णों में पारस्परिक साम्य के कारण अस्पष्टता इसमें नहीं होती है। ये कम खर्चीली भी है। मात्राओं के कारण देवनागरी लिपि में कम खर्च आता है, लिखने में कम समय लगता है, सरल, कलात्मक और सुंदर भी है। यह लिपि, इसमें व्यंजन संयोग के सरल नियम है, अतः वर्तनी की भूलों की संभावना भी कम रहती है। इसकी शिरोरेखा भी अपनी एक विशेषता है। इस तरह से देवनागरी लिपि पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी।